हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 22 मई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें, बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किस कृति के लिए प्रदान किया गया? तो पहले हम बात करेंगे यहां पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। देखिए, कोई भी बुक, कोई भी नॉवेल जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ हो और यूके और आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो। अब यहां पर एक ही शर्त है कि भाई जो मूल कृति है, जो मूल बुक है, वो किसी और लैंग्वेज में होनी चाहिए इंग्लिश के अलावा, और फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होना चाहिए और वो यूके और आयरलैंड में प्रकाशित होनी चाहिए। तो ऐसी किसी बुक को, किसी नॉवेल को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जा सकता है। अब मूल कृति चाहे जर्मन लैंग्वेज में हो, चीनी लैंग्वेज में हो, इंडिया की किसी लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। कुछ सेशंस पहले मैंने आपको बताया था कि भारत की पहली कन्नड़ भाषा की बुक बनी है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, और अब फाइनली यही बुक जीती है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, और इस बुक का नाम है हार्ट लैंप। कन्नड़ लघु कथा का एक संग्रह है। जो मूल कृति है कन्नड़ भाषा में, उसको लिखा है बानू मुश्ताक ने। दक्षिण भारत में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी डेली लाइफ में उनके क्या क्या संघर्ष है, उनको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बानू मुश्ताक ने अपनी इस बुक में बताया है। ऐसी 12 कहानियों को उन्होंने इंक्लूड किया और बुक को लिखा है। अब देखिए, जो कन्नड़ भाषा में बुक है ना, उसका नाम कन्नड़ भाषा में येदेया हंदाते है। ये कन्नड़ भाषा में जो बुक है, मूल कृति, उसका नाम है। लिखी किसने है? बानू मुश्ताक ने। अब जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, जो कि यूके और आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हार्ट लैंप के नाम से, उसको ट्रांसलेट किया है दीपा भास्ती ने। तो हार्ट लैंप ने अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। ठीक है, तो शॉर्टलिस्ट होने वाली भी पहली कन्नड़ भाषा की किताब थी जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी, और अब जीतने वाली भी पहली कन्नड़ भाषा की किताब है। इंग्लिश ट्रांसलेशन किस नाम से है इसका? हार्ट लैंप के नाम से। तो बुक क्या है ये समझ में आ गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्यों दिया जाता है ये क्लियर हो गया। कब से दिया जा रहा है ये याद रखिए। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत की गई थी 2005 में। इसके तहत 50,000 ब्रिटिश पाउंड दिए जाते हैं। ब्रिटेन की जो मुद्रा है पाउंड, तो 50,000 पाउंड दिए जाते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज के तहत। 2024 में एक जर्मन लेखिका है जेनी एर्फेनबेक, इनको इनकी बुक कायरोस के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था 2024 में। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था माइकल हॉफमैन ने। आपको पता है इंडिया में 2020 में गीतांजलि श्री की बुक थी जिसका नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड। इस बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। गीतांजलि श्री की बुक थी और डेजी रॉकवेल ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। अब 2025 में कन्नड़ भाषा की बुक ने यह अवार्ड जीता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता। हार्ट लैंप नाम का बुक है जो कि यूके और आयरलैंड में प्रकाशित की गई। अब देखिए, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, एक बुकर प्राइज भी दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। बुकर प्राइज इंग्लिश भाषा की ही किसी बुक को दिया जाता है जो कि यूके और आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो, लेकिन वहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि मूल कृति भी इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, और यहां पर किसी अदर लैंग्वेज के इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोनों अवार्ड में अंतर क्या है। अब अगर कभी आप बुकर प्राइज पढ़ो, क्योंकि इंडिया की काफी बुक्स को बुकर प्राइज दिया जा चुका है, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज काफी पूछा जाता है, ये बहुत ही रेयर इंडिया की किसी बुक को मिला है। इसमें टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला था 2020 में, और अब 2025 में हार्ट लैंप को दिया गया। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? एम.आर. श्रीनिवासन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही फेमस इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। यूं कहें कि हमारी बहुत बड़ी एसेट्स थी जिसका हमें लॉस हुआ है।
एम.आर. श्रीनिवासन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है 95 वर्ष की आयु में। इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में काफी योगदान दिया है, इसीलिए तीनों पद्म अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं। हम बात करेंगे कब कब, पहले ये देख लेते हैं कि इनके अचीवमेंट क्या क्या है। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर हम पूरा इतिहास उठा के देखते हैं तो ये आते हैं कर्नाटक से, एम.आर. श्रीनिवासन। प्रमुख योगदान देखिए तो 1955 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में शामिल हुए और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ भारत के पहले न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा पर इन्होंने काम किया है। आगे चलकर 1959 में भारत के पहले न्यूक्लियर पावर स्टेशन के प्रोजेक्ट इंजीनियर भी बने हैं। फिर आगे चलकर एटॉमिक एनर्जी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। कब? 1984 में। 1987 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव बने। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना का इन्हें श्रेय दिया जाता है और ये चेयरमैन के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में काफी योगदान रहा न्यूक्लियर साइंटिस्ट एम.आर. श्रीनिवासन का। साइंस के क्षेत्र में इनका जो योगदान है, समाज सेवा के क्षेत्र में इनका जो योगदान है, इसके लिए भारत सरकार ने इन्हें 1984 में सबसे पहली बार पद्मश्री दिया था। फिर आगे चलकर 1990 में पद्म भूषण दिया गया और फाइनली 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। कौन है ये? एम.आर. श्रीनिवासन, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिनका हाल ही में निधन हुआ। याद रहेगा, तीनों पद्म अवार्ड दिए जा चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, क्योंकि आप सभी को पता है 5 जून से आपकी एनटीपीसी के एग्जाम है। तो आप एनटीपीसी के लिए कंप्लीट पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए ई बुक फॉर्म में ये अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, जहां पर आपको जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग तीनों कवर करवाया गया है। तो ई बुक फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लास्ट टाइम रिवीजन में आपके लिए बहुत मदद करेगा। इसके अलावा देखिए, करंट अफेयर के लिए आपको एनटीपीसी का मैं लास्ट टाइम रिवीजन की क्लास देने वाला हूं। आज आपको क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वो मिल जाएगी इवनिंग तक। आप उसको देखिएगा। 500 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को स्पेशली एनटीपीसी के लिए मैंने वहां पर आपको कवर करवाया है। वहां पर हमने डिटेल डिस्कस नहीं की है, केवल 500 करंट अफेयर के एमसीक्यूज को ही डिस्कस किया है। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको क्रेजी जीके ट्रिक पर शाम तक वो जो लेक्चर है अवेलेबल हो जाएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। अगर आपने एनटीपीसी के आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत काम का है वो, है ना। वहीं से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 2024 और 2025 के अभी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को मैंने वहां पर आपको पढ़ाया है, तो उसे भी देखिएगा। इसे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। ऑपरेशन गोस्ट सिम, ऑपरेशन गोस्ट सिम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन गोस्ट सिम की शुरुआत की गई है भारतीय सेना और असम पुलिस के द्वारा। देखिए क्या होता है, जो फर्जी सिम के माध्यम से क्राइम करते हैं, आपको पता है बहुत सारे साइबर क्राइम होते हैं। इवन जो फर्जी सिम होती है उनको आतंकवादी तक यूज करते हैं। हमने कहीं पर हम आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवाने गए, पैन कार्ड की फोटोकॉपी करवाने गए, तो क्या होता है कि जो साइबर कैफे होते हैं, नॉर्मली जो शॉप्स होती है, उनमें क्या होता है कभी कभी प्रिंट बिगड़ गया, एक से ज्यादा कॉपी बना ली, हमको एक दे दी, एक उन्हीं के पास पड़ी है। कभी कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड भूल जाता है तो उसकी कॉपी निकल गई। ऐसे करके क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सभी साइबर कैफे वाले क्राइम कर रहे हैं या ऐसा, ये बाय डिफॉल्ट भी हो सकता है। किसी के गलत हाथ कभी हमारा डॉक्यूमेंट्स खो गए, गलत आदमी के हाथ में लग गए, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे डॉक्यूमेंट्स का मिस यूज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो ऐसी सिम है जिसको आतंकवाद के लिए भी यूज किया जा सकता है, रिसेंटली हमने देखा कि ऐसी फर्जी सिमों का यूज भारत के खिलाफ पाकिस्तान के जो आतंकवादी है उन्होंने भी किया है। तो इसी नेटवर्क को खत्म करने के लिए इंडियन आर्मी की एक इंटेलिजेंस यूनिट है, गजराज मिलिट्री इंटेलिजेंस, और असम पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन गोस्ट सिम को शुरू किया है। इसके तहत भारत में अलग अलग जगह पर छापे भी मारे गए, जैसे राजस्थान, तेलंगाना, असम में कई जगह पर छापे मारे गए हैं। और ये फेक सिम कार्ड नेटवर्क को, इसके रैकेट को तोड़ना इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑपरेशन गोस्ट सिम लॉन्च किया है
इंडियन आर्मी के गजराज मिलिट्री इंटेलिजेंस, और जो जिस राज्य की पुलिस इन्वॉल्व है वो है असम पुलिस, है ना। 7 अपराधियों को पकड़ा गया है, 900 से ज्यादा फेक सिम कार्ड बरामद किए गए और उन्हें नष्ट किया गया। तो अलग अलग भारत के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई में इन सिम का यूज हो रहा था। पाकिस्तान के जो एजेंट है वो भी यहां पर सिम को यूज कर रहे हैं इस प्रकार की, तो इसीलिए चलाया गया है ऑपरेशन गोस्ट सिम लॉन्च किया गया था। अब यहां पर गजराज मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करें, है ना, इंडियन आर्मी की एक यूनिट है जिसका हेडक्वार्टर असम के तेजपुर में या तेजपुर में देखने को मिलता है। 1942 से 1945 में पहली बार इसका गठन किया गया और आगे चलकर फिर फाइनली 1962 से जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तो फिर इसको एक बार फिर से एक्टिवेट किया गया आजादी के बाद, और ये अभी तक काम कर रहा है। किस महिला अधिकारी ने सीआईएसएफ की ओर से पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो पता है सीआईएसएफ की एक महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, इसे सक्सेसफुली फतह किया है, इनका नाम है गीता सामोता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जाना जाता है सीआईएसएफ को। अगर हम भारत में देखें तो जितने भी गवर्नमेंट के उद्योग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पीएसयूज हैं, गेल भेल और ऐसी जितनी भी कंपनियां, उनको सिक्योरिटी देने का काम होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का। इसकी पहली अधिकारी बनी है, पहली महिला अधिकारी बनी है गीता सामोता, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। आपको पता है 2021 से 2022 तक इन्होंने वर्ल्ड के 4 महाद्वीप की 4 ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की थी सक्सेसफुली, और अब 2025 में माउंट एवरेस्ट इनकी एक और महाद्वीप की 5वीं ऊंची चोटी है। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसको भी इन्होंने फतेह किया है। इनका लक्ष्य है कि वर्ल्ड के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी को फतह किया जाए। तो 2021 में ये इस मिशन पर निकली थी गीता सामोता, और अब 5 चोटियां जो इन्होंने फतह कर ली है। एक ऑस्ट्रेलिया की माउंट कॉसियुस्को, इस पर इन्होंने सक्सेसफुली चढ़ाई की। रशिया या यूरोप में देखने को मिलती है माउंट एल्ब्रुस। अफ्रीका में देखने को मिलती है माउंट किलिमंजारो, सबसे ऊंची चोटी। साउथ अमेरिका में माउंट एकांकागुआ देखने को मिलती है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट, एशिया की सबसे ऊंची चोटी। तो ये 5 चोटियों को इन्होंने फतेह कर लिया। 2 बची है 2 महाद्वीप की। तो एक नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगी डेनाली, ये बच जाती है, और एक अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी बचती है विंसन मैसिफ। अगर हम ऊंचाई देखें तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर ऊंची है। वैसे अब डेटा भी बदल गया है, 8,850 मीटर ऊंची, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ 6,961 मीटर। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस 5,642 मीटर। नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली, जिसे पहले माउंट मैकिनले के नाम से जाना जाता था, 6,190 मीटर ऊंची है। फिर अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर, अंटार्कटिका की 4,892 मीटर, और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कॉसियुस्को 2,228 मीटर ऊंची है। तो 7 महाद्वीप की 7 सबसे ऊंची चोटियां। हाल ही में किस अधिकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी के निदेशक के रूप में 1 साल के कार्यकाल का विस्तार दिया गया है? अच्छा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अभी तक निदेशक या डायरेक्टर के रूप में कौन कार्यरत थे? तो ये कार्यरत थे तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका की बात करें तो 2022 में इनको इस पद पर नियुक्त किया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है, इसके डायरेक्टर के रूप में तपन कुमार डेका कार्यरत थे। 2022 से ये काम कर रहे हैं। 2024 में कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन 2024 में 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया तपन कुमार डेका को। 1 साल के बाद अब 2025 में फिर से 1 साल का एक्सटेंशन मिला है तपन कुमार डेका को। तो 2022 में इन्होंने आईबी के डायरेक्टर के रूप में पद संभाला था। 2024 में पहली बार 1 साल का एक्सटेंशन मिला, और अब 2025 में फिर से 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो 2026 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे आईबी के डायरेक्टर के रूप में।
इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की एक खुफिया या इंटेलिजेंस एजेंसी है। 1887 में अंग्रेजों के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आईबी काम करती है। ट्राइबल हैमलेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो अगर हम ट्राइबल हैमलेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की बात करें तो इसको शुरू करने की घोषणा की है केरल सरकार ने। अभी अनाउंस किया गया है और ये शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो केरल सरकार इसको शुरू करेगी। यहां पर हैमलेट की बात करें तो बस्तियां, आदिवासी जो बस्तियां हैं ना, जहां पर आदिवासी समूह के रूप में रहते हैं, छोटे छोटे एरिया बस्तियां, उनको डिजास्टर से बचाना ताकि आदिवासी समुदाय को प्रोटेक्ट किया जा सके। यह उद्देश्य है ट्राइबल हैमलेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का। केरल सरकार ने हाल ही में इसे राज्य में लॉन्च करने की घोषणा की है। पर्पस केरल में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी को डिजास्टर से रक्षा करना। किसी भी प्रकार की अगर प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे बाढ़ हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी XYZ, तो उन केस में ट्राइबल कम्युनिटी को सुरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। तो जो छोटी छोटी बस्तियां हैं केरल में जहां पर ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटी में रहते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी से लॉन्च किया गया है राज्य के 2 क्षेत्रों में, इडुक्की और पठान मथिट्टा। ये 2 क्षेत्र हैं, इनकी 2 बस्तियां हैं अलग अलग। यहां पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया। सक्सेस के बाद पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा केरल सरकार के द्वारा। स्कीम का नाम क्या है? ट्राइबल हैमलेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो केरल सरकार की योजना है, लॉन्च अब इसको किया जा रहा है। इनिशिएटिव के तहत, ये जो योजना है इसके तहत 4.8 लाख से ज्यादा आदिवासियों और 6000 कस्बों को राज्य में कवर किया जाएगा, है ना, जो कि स्पेशली केरल के वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं और वहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। इस पहल के तहत आपदाओं से बचाने के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा केरल सरकार के द्वारा। ड्रोन का यूज किया जाएगा, सैटेलाइट इमेजेस का यूज किया जाएगा और जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है उनको यूज किया जाएगा ताकि ट्राइबल्स एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर हिंसा के बाद मणिपुर से जो भी क्वेश्चन बन रहा है, कोई भी न्यूज आए तो उससे याद रखिएगा। रिसेंटली मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए और ये बनाए गए हैं जस्टिस केम्पैया सोमशेखर। अगर हम केम्पैया सोमशेखर की बात करें तो इससे पहले ये कर्नाटका हाईकोर्ट में जज के रूप में कार्यरत थे और इनके पहले जस्टिस डी कृष्ण कुमार मणिपुर हाईकोर्ट के अभी तक चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे। अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया है 21 मई को। तो इनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद डी कृष्ण कुमार के बाद अब नए मुख्य न्यायाधीश मणिपुर के बने हैं केम्पैया सोमेश्वर, मणिपुर राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, अगर हम हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 217 हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति की बात करता है। सही है। और हाईकोर्ट में चाहे चीफ जस्टिस हो या अदर जज हो, सबकी नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, यह कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217। तो इसी के तहत मणिपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में कौन अपॉइंट किए गए? केम्पैया सोमशेखर को अपॉइंट किया गया है। विश्व माप विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व माप विज्ञान दिवस या वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की बात करें तो यह हर साल मनाया जाता है 20 मई को। अच्छा, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समझिए। पूरे वर्ल्ड में जो मापन की इकाइयां हैं, देखिए पहले क्या होता था कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों की अलग अलग मापन की इकाइयां थी। किसी भी चीज को मापने की, मेजरमेंट की जो इकाइयां हैं वो अलग अलग होती थी। तो इससे क्या होता था, जो रिसर्चर्स हैं उनको काफी प्रॉब्लम आती थी रिसर्च करने में, क्योंकि सभी देशों की अलग अलग इकाइयां हैं। तो पूरे वर्ल्ड में एक कन्वेंशन साइन किया गया कि भैया मापन की इकाइयों को सेम रखा जाएगा। तो पूरे वर्ल्ड के लोगों को
मेजरमेंट की इकाइयों के प्रति प्रेरित करना, उन्हें उनके प्रति अवेयर करना और मेजरमेंट का मानव जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बताना। मुख्य उद्देश्य विश्व माप विज्ञान दिवस को मनाए जाने का। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 मई को। देखिए 1999 में इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मेजर्स के द्वारा मीटर कन्वेंशन की याद में इसकी शुरुआत की गई थी। तो शुरुआत कब हुई? 1999 में। इस बार जो विश्व माप विज्ञान दिवस है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मीटर कन्वेंशन की इस साल 150वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है, मतलब 150 साल पूरे हो गए हैं मीटर कन्वेंशन को। हम बात करेंगे मीटर कन्वेंशन की, लेकिन पहले यहां पर हम विश्व माप विज्ञान दिवस की थीम की बात कर लेते हैं। 2025 में मेजरमेंट्स फॉर ऑल टाइम्स फॉर ऑल पीपल विश्व माप विज्ञान दिवस की थीम है। अब यहां पर बात करते हैं मीटर कन्वेंशन की। 20 मई को 1875 में फ्रांस के पेरिस में यह कन्वेंशन हुआ था। ये एक ट्रीटी है जिसको साइन किया गया कि भाई माप की इकाइयां जो है ना उसको एक जैसा रखना बहुत जरूरी है ना। ट्रीटी ऑफ द मीटर के नाम से इसे पुकारा गया। तो माप की इकाइयों को एक जैसा रखने के लिए आगे चलकर प्रयास चालू रहे और 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया जिसे एसआई यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो यह कब बनाया गया था? पहली बार 1960 में, लेकिन इसके लिए जो कन्वेंशन हुआ था, जो ट्रीटी हुई थी मीटर कन्वेंशन, वो हुआ था 1975 में। तो यह जब हुआ था 20 मई को, तो 20 मई की डेट को चुना गया 1999 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाने के लिए। तो 1999 से हर साल मनाया जा रहा है। अब अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो स्पेशली देखिए 7 यूनिट बनाई गई थी और फिर आगे चलकर अदर यूनिट भी बनी है, लेकिन शुरुआत में 7 यूनिट थी जो कि मेन है। जैसे डिस्टेंस को मापने के लिए मीटर का यूज किया जाता है। मास या द्रव्यमान को मापने के लिए जो इकाई है वो है किलोग्राम। टाइम को मापने के लिए सेकंड का यूज किया जाता है। हीट को या तापमान को मापने के लिए केल्विन का यूज किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। प्रकाशित तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला में। और इसके अलावा अगर हम पदार्थ की मात्रा की बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, तो इसको मापा जाता है मोल में। तो इस तरीके से ये 7 यूनिट है एसआई यूनिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की बात करें, वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हर साल 20 मई को। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य की बात करें तो यह बना है मिजोरम। यहां पर यह समझिए कि अब आपके दिमाग में बार बार केरल आ रहा होगा, है ना, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर थी और अभी ऐसा कोई जनगणना भी नहीं हुई जिसमें साक्षरता के बारे में पता चले। लेकिन एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उल्लास, है ना। उल्लास की बात करें तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। इसके तहत मिजोरम ने फुल लिटरेसी का अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। मिजोरम के सीएम लालदू होमा और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन जयंत चौधरी ने यह इंफॉर्मेशन दी है, यह बताया है कि भारत में पूर्ण लिटरेसी स्टेट का जो पैमाना है वो पूरा किया है हाल ही में मिजोरम ने। किसके तहत? उल्लास योजना के तहत। भारत का पूर्ण लिटरेसी वाला राज्य कौन? मिजोरम। भारत का फुल लिटरेसी वाला स्टेट बन गया है। 2011 का जो सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, उसमें मिजोरम की साक्षरता दर ऑलमोस्ट 91.3% थी। अब यहां पर फुल लिटरेसी वाला स्टेट बना है मिजोरम उल्लास योजना के तहत। तो अब यहां पर हम उल्लास योजना की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उल्लास योजना, जिसे 2022 से 2025 5 सालों के लिए लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था भारत में 100% लिटरेसी रेट को जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। इसके तहत 15 साल या उससे बड़े ऐसे सभी नागरिक जो कि स्कूल छोड़ चुके हैं किसी भी कारण से या फिर स्कूल नहीं जा सके, उन सबको बेसिक साक्षरता सिखाना है। बेसिक साक्षरता क्या होती है? और अगर हम साक्षरता दर की परिभाषा देखें कि किसको इंक्लूड किया जाता है, तो 7 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति
जो किसी भी भारतीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में या अंतर्राष्ट्रीय भाषा में पढ़ और लिख सकता है, वो साक्षर है। कोई जरूरत नहीं है कि स्कूल गया है या नहीं गया है, कॉलेज की है कि नहीं, 10th की है कि नहीं, ये इंडिकेटर नहीं होता। 7 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भारतीय भाषा में, मतलब कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, मराठी, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली, कोई भी, या कोई भारतीय भाषा, हिंदी, इंग्लिश को भी मान्यता देते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, तो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ और लिख सकता है 7 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति, तो वो साक्षर है। तो अगर कोई स्कूल नहीं गया तो 15 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं ना, उनको बेसिक एजुकेशन देना, बेसिक उनको लिटरेट बनाना, यह मुख्य उद्देश्य था उल्लास योजना का। 5 साल के लिए इसे लागू किया गया था 2023 में। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए उल्लास एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था उस वक्त। तो इसके तहत अब भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता 100% लिटरेसी वाला राज्य बना है कौन? तो यह बन गया है मिजोरम। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट की बात करें 2025 की, तो इसका आयोजन किया जा रहा है नीदरलैंड के रॉटरडम में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, हाइड्रोजन, एक क्लीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, इस योजना का या इस समिट का मुख्य उद्देश्य है। 20 तारीख को यह शुरू हुआ था, 22 मई 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा, मतलब आज इसका लास्ट डे है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का। आयोजन कहां पर? नीदरलैंड के रॉटरडम में। भारत की ओर से यहां पर संतोष कुमार सारंगी ने भाग लिया, जो कि सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं वर्तमान में। समिट हर साल आयोजित की जाती है और उद्देश्य एक ही होता है कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया जा सके। आयोजन कौन करवाता है इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपसे संस्था नहीं पूछी जाएगी, तो आप केवल इतना याद कर लो कि आयोजन कहां हुआ। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन किया गया रॉटरडम, नीदरलैंड में। इंडिया ने कुछ डेटा यहां पर दिया है। ग्रीन हाइड्रोजन आप सभी को पता है क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है ग्रीन हाइड्रोजन। यहां पर जो डेटा इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है ना भारत की रिन्यूएबल एनर्जी का, इंडिया ने बताया कि वर्तमान में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 223 गीगावाट की। इसमें हमारी सोलर एनर्जी 108 गीगावाट की है, और विंड एनर्जी की बात करते हैं तो ये 51 गीगावाट तक है। भारत 2070 तक, भारत का लक्ष्य है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य इंडिया हासिल कर पाए। ओके, तो ये हो जाते हैं हमारे 22 मई के सभी करंट अफेयर। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, 2025 में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है? 2025 में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया जा रहा है दमन और दीव में। सेकेंड क्वेश्चन, JN1 वेरिएंट किस बीमारी का नया रूप है? तो ये कोविड-19 का एक वेरिएंट है, JN1 वेरिएंट। माउंट लेबोटोबी लौकी ज्वालामुखी कहां स्थित है? माउंट लेबोटोबी लौकी ज्वालामुखी देखने को मिलता है इंडोनेशिया में, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था। जयंत नार्लिकर का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खगोल भौतिकी साइंटिस्ट हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। सूडान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? कामिल अल तैयब इदरिस सूडान के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए। आगे आइए, E0 FIR इनिशिएटिव को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमित शाह जी, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे दिल्ली में लागू किया है। हाल ही में भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए WHO ने सर्टिफिकेट दिया? तो यह बीमारी हो जाती है आंखों से संबंधित बीमारी, ट्रेकोमा। ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा शुरू किया गया है, या किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। हाल ही में 2024 क्रॉफर्ड फंड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो कदम बोट सिद्दीकी को यह अवार्ड या मेडल दिया गया है। और इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है हर साल 22 मई को। ये सारे करंट अफेयर हो गए हमारे कल के सेशन के, रिवाइज हो गए।
अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर, कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे जाते वक्त, लगभग सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है उसके लिए। प्लासी का युद्ध मैंने आपसे पूछा था कब और किसके बीच लड़ा गया, तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, और यह लड़ा गया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में, जो कि अंग्रेज सेना के कैप्टन थे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंट संवैधानिक या विधिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, तो यह हो जाता है आर्टिकल 143। ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? क्वांटम सिद्धांत के जनक कौन थे? और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या डेजर्ट कौन सा है? तो ये तीनों क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।